इनमें से किस नदी समूह का प्रवाह क्षेत्र दो राज्यों में है? तो बेतवा, धसान एवं केन, ये तीन नदियां जो हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों में बहती हैं। इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनाज प्रमुख उत्पादक जिले, तो धान जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत कम होता है। शाजापुर, आगर मालवा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बरसात कम होती है, तो धान के लिए जल्दी पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये शाजापुर आगर मालवा जो सुमेलित नहीं है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप की उपस्थिति और इस क्षेत्र में स्रोत चट्टान की पूर्णतः अनुपस्थिति है। सोने की सिराएं ब्राजील में है। घाना के स्वर्ण भंडार ब्राजील के पठार से निकले हैं। ये जो महाद्वीपों का जो पहले जो मिलन था अब अलग अलग हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप तो पहले एक ही था, और इसीलिए घाना में जो सोने के निक्षेप मिलते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाने वाले सोने की सिराएं के समान ही हैं। तो इसमें 1, 2, 3 सभी सही है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत सागर तल के प्रसार की अवधारणा पर आधारित था। ये बिल्कुल ठीक बात है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के जेटी विल्सन ने 1962 में किया था। इनको टूजो विल्सन भी कहते हैं। और मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में यूलर के ज्यामितीय प्रमेय के आधार पर प्लेट की गति की व्याख्या की थी। 1, 2, 3 तीनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में सिंचाई परियोजना है, सूची 2 में नदी बेसिन है। सम्राट अशोक परियोजना जो है बेतवा नदी बेसिन में है, 1 का चौथा हो जाएगा। सुक्ता परियोजना जो है वह है नर्मदा बेसिन में। थावर जो है वह वैनगंगा बेसिन में, और राजघाट परियोजना जो है वह सिंध नदी बेसिन में है। इस प्रकार 4, 3, 1, 2 ए ऑप्शन सही है। प्लेट दृढ़ भूखंड के रूप में अस्थनोस्फीयर पर क्षैतिज रूप में खिसकती हैं। अस्थनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल पर, जो मेंटल है वो दुर्बलता मंडल है, वो पिघली हुई अवस्था में है, तो उस पर जो हमारी जो प्लेटें हैं वह सरकती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। प्लेट विवर्तन की अवधारणा के अनुसार प्लेट खिसकती हैं, केवल महाद्वीप नहीं। तो 1, 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न अगले पेज पर JWBD के काष्ठ चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। प्रौढ़ावस्था में सतह पर विलयन छिद्र, डोलाइन आदि का अधिक संख्या में विस्तार होता है। ये जो दोनों भूदृश्य हैं, विलियम छिद्र और डोलाइन, यह चूना प्रदेश में, काष्ठ प्रदेश में भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित होते हैं। तो पहला कथन सत्य है। जीर्णा अवस्था में केदराव नहीं होता है, कंदराओं की छतें पूर्णतः ढह जाती हैं। काष्ठ, सुरंग और हम्स आदि का निर्माण विकास होता है। तो दूसरा भी सत्य है, 1 दोनों सत्य है। तो विधि महोदय ने चक्रीय अपर्दन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था काष्ठ भूआकृतिक क्षेत्र में। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भूगोलवेत्ता है और उनके कार्य हैं। एरिस्टोथेनीज ने 5 जलवायु क्षेत्रों की पहचान की थी सर्वप्रथम, 1 का 2 हो जाएगा। प्लेटो ने निगमनात्मक दृष्टिकोण अपनाया था, डिडक्टिव पर्सपेक्टिव इनका जो है। और हिप्पार्कस ने अक्षांश और देशांतर के ग्रिड की पहचान की थी सर्वप्रथम। और डी जो का है अरस्तु का आगमनात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 डी ऑप्शन सही है। बोल्सन की तली जब निक्षेप में समतल और ऊंची हो जाती है तो इसे प्लेया कहते हैं, ये सत्य है। अब पर्वत के जो पर्वत पदित क्षेत्र होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर बोल्सन का निर्माण होता है। अधिक नमक निक्षेप वाली प्लेया को सैलिनास कहते हैं, ये भी सत्य है। ये शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में ऐसी प्रकार की
भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्लेया और बजाडा एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। तो इसमें से 1 और 2 सही है। तीसरा इसमें जो प्लेया बजाडा से दूर होता है, इसीलिए तीसरा सत्य नहीं है। रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है ग्रिफिथ टेलर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टोपोहिला शब्द का प्रयोग किया जो मानव एवं स्थान के मध्य विकसित होने वाली प्रभावी बंधन का वर्णन करता है? तो इसको यू फू तुआन, जो मानवतावादी भूगोल का समर्थक था, उसने इसका प्रयोग किया था, जो मानव एवं स्थान के मध्य विकसित होने वाली प्रभावी बंधन का वर्णन करता है। मतलब ये टोपोहिला बताता है मानव एवं स्थान में एक बंधन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक विद्वानों का कालानुक्रम सही है? तो सबसे पहले आएंगे हिकेटियस, उसके बाद इरेटास्थनीज, फिर इसके बाद आएंगे हिपार्कस, फिर आएंगे पॉसिडोनियस, सबसे लास्ट में आएंगे हिकेटियस। 2 जो था ना, इरेटास्थनीज से पहले था। तो 3, 1, 4, 2 ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला पेज पे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग साइबेरियाई मिट्टियों को समझने के लिए किया था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये 1700 इनका जन्म 1769 में हुआ था और इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल के आधुनिक भूगोल के संस्थापक है और क्रमबद्ध भूगोल का ही अप्रोच जो इन्होंने दिया था। तो परमाफ्रॉस्ट एक प्रकार का हमेशा सदैव बर्फ से ढका हुआ भूमि होता है साइबेरिया क्षेत्र में। तो इन्होंने इसको इसके ऊपर एक्टिव लेयर होता है। तो एक्टिव लेयर सक्रिय सतह जो है दिन और रात में और ऋतुओं के अनुसार जमता रहता है और पिघलता रहता है, इसलिए उसको एक्टिव लेयर कहते हैं क्योंकि एक्टिव होता रहता है। और परमाफ्रॉस्ट उसके नीचे होता है जो हमेशा बर्फ से जमा हुआ भूमि होता है, साइबेरिया क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। तो परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग उस बर्फ से जमी हुई सदैव जो बर्फ से जमी हुई भूमि होती है उसके लिए हम्बोल्ट ने इसका प्रयोग किया था। हिंद महासागर के भू राजनीतिक महत्व के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। हिंद महासागर के देश खनिज तेल सहित खनिज संपदा के भंडार गृह हैं। ये सत्य है। हिंद महासागर के जो तटवर्ती देश हैं जैसे फारस की खाड़ी में ईरान, फारस की खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है। लाल सागर भी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये जो देश हैं वह मिनरल ऑयल में, खनिज तेल में बहुत ही अमीर हैं। हिंद महासागर संकीर्ण जल डमरू मध्य के माध्यम से पश्चिम से पूरब पारगम्य है। जो हिंद महासागर है इसमें जल डमरू जो मध्य है मलक्का और शुंडा जल डमरू मध्य, वह बहुत ही, मलक्का तो बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही पतला कॉरिडोर है समुद्र में। हिंद महासागर में सीमित आउटलेट हैं, मतलब आउटलेट मतलब निकासी द्वार, इनको नियंत्रित करके इसे कभी भी रोका जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। अमेरिकी डियोगो गार्सिया द्वीप जो संपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करता है। अमेरिका जो है ये डियोगो गार्सिया द्वीप से पूरे क्षेत्र को, यहाँ पर इसका सैनिक छावनी है, बहुत सारे सैनिक यहाँ रहते हैं और इसने ब्रिटेन से इसको लिया है। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सब सही है। निम्नलिखित में से किसे प्राच्य सांस्कृतिक प्रदेश भी कहा जाता है? तो दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश को प्राच्य सांस्कृतिक प्रदेश भी कहा जाता है। विकास के स्तर के आकलन के लिए इनमें कौन सा उपागम सही है? स्थानिक उपागम, मॉडल उपागम और संकल्पनात्मक उपागम, तीनों ही उपागम सही है, उपर्युक्त सही, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय ठंडी हवा नहीं है? तो जोंडा जो है गर्म हवा है जो अर्जेंटीना में चलता है। बाकी पुरगा, बुरान और बाइस ये तीनों ठंडी हवाएं हैं। बारहसियों में आंतरिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कारक दिए गए हैं। भंवर, भंवर कहते हैं मतलब हवाओं का घूमना। अभिसरण एवं अपसरण मतलब सिकुड़ना और फैलना। वायु के अवतरण तथा धरातल पर क्षैतिज प्रसरण, वायु का उतरना और धरातल पर फैलना।
वायु के उत्थापन तथा धरातल सतह पर वायु का विसरण। ये उत्थापन मतलब उठना, वायु का उठना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सभी सही हैं, डी ऑप्शन। ये सभी परिवर्तन यांत्रिक परिवर्तन होते हैं या भौतिक परिवर्तन होते हैं जो एक वायुराशियों में होते हैं। आप जानते हैं वायुराशियाँ एक प्रकार की बहुत ही लंबी चौड़ी वायु की राशि होती है जो एक समान प्रदेश में विकसित होती है, जैसे साइबेरिया क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियोजन प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो प्राकृतिक सामंजस्य का अभाव। नियोजन प्रदेश वो होते हैं जो जैसे शहर हो गया, जो मनुष्य के द्वारा नियोजित किए जाते हैं, बसाए जाते हैं, जैसे चंडीगढ़। इसमें प्राकृतिक सामंजस्य का अभाव होता है। प्रादेशिक सीमांकन के लिए दूरी न्यूनतमीकरण विधि का प्रयोग इनमें से किसने किया था? ईट्स ने 1963 में। सी ऑप्शन सही है। इनमें कौन सा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में वाताग्रजन के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? तो सिएरा निवेदा पर्वत श्रेणी के पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ पर वाताग्र नहीं बनते हैं। बाकी कनाडियन का रॉकी पर्वतों के पूर्व वाला क्षेत्र, वहाँ वाताग्र बनते हैं। पूर्वी कोलोराडो का क्षेत्र में वाताग्र बनता है, बृहद झील क्षेत्र में। तो वाताग्र वही बनते हैं जहाँ पर ठंडी और गर्म वायुराशियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर वाताग्र नहीं बनते। ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर ठंडी एवं गर्म वायुराशि नहीं मिलती है सिएरा निवेदा पर्वत श्रेणियों के पश्चिम के क्षेत्र में। ये ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे हैं। अगला पेज पर प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवातों के निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता है? ये चक्रवात सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होते हैं। ये सत्य है। ये ऑप्शन सत्य है। बाकी केंद्र में वायुदाब 650 मिलीबार से भी कम हो जाता है। ये नहीं, गलत है, क्योंकि 650 मिलीबार बहुत कम होता है, उससे अधिक होता है। इनकी गति सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक होती है और उत्पन्न होने के बाद पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं। ये पश्चिम की ओर अग्रसर नहीं होते हैं, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होते हैं। ये ऑप्शन सही है। थार्नटोवेट के 1948 के संशोधित जलवायु वर्गीकरण में जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण का आधार क्या था? संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। ये बी ऑप्शन जो सही है। इसका मतलब ये होता है कि जो वाष्पीकरण हो रहा है वो सीधे वाटर का हो रहा है, महासागर से, नदी से, झील से। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वनस्पतियों से पानी का भाप बन के उड़ जाना। तो वनस्पतियों से और समुद्रों से वाष्पीकरण होना ही संभाव्य, और उसकी संभावना उन्होंने कितना होता है इस आधार पर उन्होंने 1948 में अपना जो जलवायु प्रदेशों का सीमा निर्धारण किया था, 1948 में संशोधन किया था। इससे पहले 1931 में इन्होंने प्रस्तुत किया था अपना, और 1948 में संशोधन किया था। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपदलन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। अपदलन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सफोलिएशन। जैसे जो होता है, इसका मतलब होता है कि चट्टानों का जो प्याज के छिलके की तरह उखड़ जाना, टूट फूट जाना, परत दर परत निकल जाना। तो जैसे प्याज के छिलके को हम छील देते हैं परत दर परत, उसी तरह चट्टानों को भौतिक और रासायनिक कारक जो हैं शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अपदलन में अपक्षय की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। तो अपदलन परिणाम है, अपक्षय की प्रक्रिया नहीं। ये कथन सत्य है। अपदलन एक्सफोलिएशन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। यह क्रिस्टलीय चट्टानों पर अधिक होता है। क्रिस्टली मतलब जो रवेदार चट्टानें होती हैं, मतलब जिसमें दाने होते हैं, जैसे आग्नेय चट्टानें होती है। जिन चट्टानों में तापीय चालकता कम होती है उनमें अधिक होता है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है।
अब 68 देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहता है कि जिन चट्टानों में तापीय चालकता कम होती है, इसका मतलब ये होता है कि दिन में चट्टानें जो होती हैं ऊपरी सतह में गर्म हो जाती हैं और उसके अंदर की जो परत होती है वह ठंडी रहती है। तो तापीय चालकता का मतलब ये होता है कि तापमान का ऊपरी परत से निचले चट्टान की निचली परत में जाना, तो लेकिन वो नहीं जा पाता है, तो ऊपर की परत जो है अधिक गर्म हो जाती है और नीचे की परत अधिक गर्म नहीं हो पाती है। तो ऊपर की परत पपड़ी की भांति, प्याज के छिलके भांति अलग हो जाती है। तो ये शुष्क प्रदेशों में होता है, तो उसे कहते हैं अवदलन। 1 2 3 सही है। दाबमुक्ति के द्वारा चट्टान के ऊपरी भाग में लंबवत चटकन होती है, इसे चादरी विभाजन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। मतलब दाबमुक्ति मतलब चट्टानों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा चट्टानें दूसरे ऊपर लदे होते हैं, हजारों टन की भार होता है। तो ऊपर की जब परत हट जाती है तो अचानक से दाब मुक्त हो जाता है, दबाव हट जाता है, तो उसमें लंबवत चटकन होता है, वर्टिकल क्रैक हो जाता है उसमें। उसी कहते हैं चादरी विभाजन। जब चट्टान के बाहरी एवं निचले आवरण विभिन्न दरों से गर्म होते हैं तब फ्लैकिंग की क्रिया होती है। तो फ्लैकिंग की क्रिया कब होती है? जब चट्टान के बाहरी और निचले, जैसे चट्टान में कई परतें होती हैं, तो मतलब परतें का मतलब एक चट्टान जो है कई खनिजों से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए ऊपर किसी दूसरा खनिज है, जैसे बेसाल्ट है, अंदर ग्रेनाइट है, तो कई सारे खनिजों से, जैसे कोई फेल्डास्पर है, कोई कहीं अभ्रक है। तो एक खनिज जो है का टेम्परेचर जो है वो उसके पिघलने का, उसके सिकुड़ने का अलग होता है, और एक खनिज का जो क्षमता अलग होता है। तो खनिजों के कणों में, उसके दानों में, उसके अणुओं में वो फैलाव और सिकुड़न होता है, और ये मात्रा अलग अलग होती है तापमान के अनुसार। तो इस प्रकार चट्टानों में ये फ्लैकिंग की क्रिया होती है, विभिन्न दरों से गर्म होते हैं। तो 1 2 दोनों सही है। आर्थर होम्स ने वर्षावास और वायु के कार्यों जो कि अपरदन से संबंधित होते हैं को अपक्षय क्रिया से अलग कर दिया था। ये कथन सही है। तो आर्थर होम्स ने कहा था कि अपक्षय वह होता है जो अपने जगह पे होता है, और वर्षावास मतलब पानी, बारिश से जो वास हो जाता है, और जो वायु के कार्य हैं वो अपरदन में सम्मिलित नहीं होते हैं, मतलब अपक्षय में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो अपरदन की क्रिया होती है। एक कथन सत्य है। दूसरा है B.W. स्पार्क्स के अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों द्वारा चट्टानों की आंतरिक विखंडन या रासायनिक अपघटन को अपक्षय के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। B.W. स्पार्क्स ने कहा था प्राकृतिक कारकों द्वारा, जैसे तापमान, वर्षा के द्वारा चट्टानों की आंतरिक विखंडन या रासायनिक अपघटन को अपक्षय के रूप में जाना जाता है। उनकी परिभाषा है, तो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भूसन्नतियों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। डाना ने पहली बार भूसन्नत शब्द का प्रयोग किया था, यह सही है। हाल ने सर्वप्रथम बलित पर्वतों एवं भूसन्नतियों के संबंधों की व्याख्या की थी, यह भी सही है। अब तीसरा जो है 33 भूसन्नति का विस्तार केवल एशिया और यूरोप में था, ये सही नहीं है। इसका विस्तार इसके आगे भी था, यूरोप तक ही नहीं था। 33 भूसन्नत वहाँ तक था जहाँ जहाँ बलित पर्वतें पाई जाती हैं। आपका जो एटलस पर्वत अफ्रीका में है, वहाँ भी 33 भूसन्नति का विस्तार था। तो केवल 1 2 सही है, ये ऑप्शन।